ग्रांट्स फॉर एक्सपेंडिचर अब्रोड। जब भी कोई एक्सपेंडिचर आप बाहर करते हैं देश के बाहर, तो उसके लिए ग्रांट किस तरह से होता है और अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है। जब भी आपको बाहर में कोई रिसीट हो या कोई भी एक्सपेंडिचर हो, तो जो भी डेबिट या क्रेडिट होता है वो सबसे पहले आता है पे एंड अकाउंट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास, और वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो पे एंड अकाउंट ऑफिसर होता है वो उसको फर्दर ट्रांसफ़र करता है कंसर्न डिपार्टमेंट के पे एंड अकाउंट ऑफिसर के पास, और इस तरह से अल्टीमेटली वो कंसर्न डिपार्टमेंट के अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट आ जाता है। तो ये हुआ जनरल प्रोसीजर। इसके बाद जो एक्सचेंज रेट होता है, अगर वहाँ हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो जो एक्सचेंज रेट होगा वहाँ के करेंसी और यहाँ के करेंसी में, वो एक्सचेंज रेट अडॉप्ट किया जाता है। एक कंपोजिट रेट होता है जो इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा टाइम टू टाइम, और उसके अकॉर्डिंग हम अडॉप्ट करते हैं एक्सचेंज रेट। अब एक्चुअल एक्सचेंज रेट उस टाइम पे कुछ और होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो लेटेस्ट नोटिफाई किया होगा कंपोजिट रेट वो कुछ और होगा, और ये डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट के कारण जो लॉस होगा, रिजल्टेंट लॉस, उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट में हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा था तो जिस हेड में हो रहा था उसी हेड में उसको माइनस कर दिया जाता है, या फिर उसी हेड में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर रेवेन्यू हेड में हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा था तो जो भी रिजल्टेंट लॉस है उसको 0075 या 2075 में एडजस्ट कर दिया जाता है। ये दोनों हेड्स हैं मिसेलिनियस जनरल सर्विसेज के, रिवेन्यू रिसीट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हेड। तो अगर कैपिटल हेड में है तो जिस हेड में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी हेड में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, और अगर रिवेन्यू हेड में है तो आपको उसी हेड में एडजस्ट नहीं करना, आपको उसको लेके आना है आइदर 0075 में या फिर 2075 में, डिपेंडिंग कि आपको रिवेन्यू रिसीट था या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद है रीअप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएशन एक्चुअली क्या होता है कि एक वर्क पे आपने कोई सैंक्शन दिया हुआ है और उस वर्क में पैसे कम पड़ गए, या हो सकता है किसी दूसरे वर्क में पैसे बच गए हैं, तो इस अमाउंट को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने का या रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं रीअप्रोप्रिएशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये इट इज़ डन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उसके लिए ऑथराइज्ड है उसी के द्वारा किया जा सकता है। और दूसरा, इट शुड बी डन बिफोर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर के क्लोज के पहले आपको करना है। जिस ईयर के लिए वो सैंक्शन है अप्रोप्रिएशन, उसी ईयर के क्लोज होने से पहले आपको ये करना है। सपोज़ 2019-20 के लिए कोई सैंक्शन है, अप्रोप्रिएशन हुआ है, तो 19-20 के क्लोज के पहले ही आपको रीअप्रोप्रिएशन भी करना होगा। दूसरा, ओनली व्हेन नोन और एंटिसिपेटेड एक्सेस, जब आपको पता है कि यहाँ एक्सेस अमाउंट बच रहा है या आपको एंटिसिपेट है, आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि यहाँ अमाउंट बच रहा है, तभी किया जाना है। अदरवाइज़ आपको जहाँ पैसे ऑलरेडी कम पड़ रहे हैं या फिर जहाँ पैसे एग्जैक्ट सही आ रहे हैं वहाँ से निकाल के कहीं और ले जाके अलॉट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि नॉट विद द इंटेंशन ऑफ स्टोरिंग और डाइवर्टिंग, फंड को स्टोर करने के लिए, अगले साल के लिए स्टोर कर लेने के लिए या डाइवर्ट कर देने के इंटेंशन से आपको रीअप्रोप्रिएशन नहीं करना है। रीअप्रोप्रिएशन आपको तभी करना है जब आपको सच में किसी वर्क के लिए, किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वर्क के लिए आपको अमाउंट की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि रीअप्रोप्रिएशन ऑफ मोर देन 10 लाख, अगर 10 लाख से ज़्यादा का रीअप्रोप्रिएशन किया जाना है, शुड बी रिफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद डिटेल्ड जस्टिफिकेशन। जब भी आपको 10 लाख से ज़्यादा का रीअप्रोप्रिएशन करना है, अमाउंट आपके पास ही है लेकिन उस अमाउंट को ही आपको इधर से उधर करना है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग पे या फिर एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न पे करना है, तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिफ़र करना पड़ेगा केस को विद डिटेल जस्टिफिकेशन कि आपने जो रीअप्रोप्रिएशन किया था या आपने जो डिमांड ऑफ ग्रांट मांगा था उसमें इतना डिफरेंस क्यों आ गया, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ गया, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिफ़र करना पड़ेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब आप इस चीज़ को अप्रूव कर देगी तभी आप 10 लाख से ज़्यादा का रीअप्रोप्रिएशन कर पाएंगे। वॉचिंग ऑफ एक्चुअल्स का मतलब हुआ कि जो एक्चुअल खर्च हो रहा है आपके वर्क पे या वर्क के अलग अलग पार्ट पे, वो आपको देखते रहना है कि जितना आपका एस्टीमेट है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ये कहा गया कि डीओ वॉचेस प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर, किसी भी काम में या काम के किसी भी हिस्से में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको देखने की प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिविजनल ऑफिसर की, वो हमेशा देखता रहेगा
कि जितना एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड था उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो साथ में ये भी देखता रहेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फर्दर अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो सकता है। अगली बात यह है कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ फिगर्स। अब रिकॉन्सिलेशन मतलब दो फिगर को हम मैच करेंगे कहाँ कहाँ से, एक तो वो जो डिविजनल ऑफिसर के अकाउंट में लिखा हुआ है और दूसरा वो जो पे एंड अकाउंट ऑफिसर के बुक में लिखा हुआ है। तो इन दोनों फिगर को मैच करके देखना कि वाकई में एक्चुअली सही एक्सपेंडिचर हो रहा है या नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की भी और पे एंड अकाउंट ऑफिसर की भी। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे एंड अकाउंट ऑफिसर की। अब ये करेगा क्या कि जैसे ही मंथली अकाउंट कंपाइल हो जाएगा, पे एंड अकाउंट ऑफिसर सारे डीडीओज को भेजता है क्या, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंडिचर कंट्रोल रजिस्टर। पे एंड अकाउंट ऑफिसर के पास एक एक्सपेंडिचर कंट्रोल रजिस्टर होता है, उसमें सब कुछ नोट करता है कि कौन सा डीडीओ कितना खर्च कर रहा है। तो ये पूरा मंथली एक्सपेंडिचर का जो एक्सट्रैक्ट है एक बनाएगा कि इस महीने में आपने कितना खर्च किया है, ये वो अपने अंडर जितने भी डीडीओ हैं सबको भेज देगा कि आपने इस महीने इतना खर्च किया है। और उसमें लिखा रहेगा क्या, हेडवाइज एक्सपेंडिचर बाय हिम। उस डीडीओ ने अलग अलग हेड में कितना कितना एक्सपेंडिचर किया है वो पूरा डिटेल उस एक्सट्रैक्ट में लिखा होगा। और ये पे एंड अकाउंट ऑफिसर मंथली अकाउंट कंपाइल करने के बाद अपने अंडर में जितने भी डीडीओज हैं सबको भेज देगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि मई टू मार्च प्रोग्रेसिव फिगर्स ऑल्सो, मई से लेके मार्च तक के जो ये एक्सट्रैक्ट भेजेगा उसमें प्रोग्रेसिव फिगर भी होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अप्रैल में जब वो भेजेगा फाइनेंशियल ईयर के शुरू में, जब अप्रैल में भेजेगा पहले महीने में तो केवल अप्रैल का भेजेगा, लेकिन जब मई में भेजेगा तो अप्रैल और मई का प्रोग्रेसिव फिगर मिला के भेजेगा। जब वो जून में भेजेगा तो जून का तो भेजेगा ही, प्लस अप्रैल टू जून 3 महीने का जो प्रोग्रेसिव फिगर है वो भी बताएगा कि 3 महीने में आपने इतने खर्च कर लिए हैं। तो इस तरह से वो हर महीने के एंड में अकाउंट कंपाइल करने के बाद एक्सपेंडिचर कंट्रोल रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट निकाल के उस महीने का और अप्रैल से लेके अब तक का जो टोटल एक्सपेंडिचर किया है उस डीडीओ ने, उसका पूरा डिटेल उस डीडीओ को भेज देता है। तो ये थे अप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमने कोशिश की कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो हम कवर कर सकें। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको और डिटेल की आवश्यकता है तो आप हमें मैसेज करें, हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि उसमें भी हम फर्दर आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।